नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज सीधे बुद्ध की धरती बिहार से मैं आपके साथ जुड़ रही हूं, क्योंकि चुनावी साल में इस धरती पर वोट चोरी वाला घमासान रविवार से शुरू हो चुका है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस यात्रा में उनके साथ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा महागठबंधन एकजुट होकर वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ चुनाव से लगभग 2 महीने पहले जनता को साधने सड़कों पर उतर चुका है। सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा 16 दिनों तक चलने वाली है। इसके तहत बिहार के 25 जिलों को कवर किया जाना है। करीब 1300 किलोमीटर का सफर करने के बाद 1 सितंबर को वो दिन होगा जब पटना में महारैली के साथ यात्रा का समापन होगा। अब सवाल यहां ये है कि बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का सियासी प्रयोग आखिरकार क्या है? वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी की अधिकार यात्रा वाली रणनीति आखिर क्या है? क्या 2024 में जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने कमाल किया, वो 2025 में राहुल और तेजस्वी यादव की जोड़ी कर पाएगी? बड़ा सवाल यहां यह भी है कि राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत बिहार के सासाराम से ही क्यों की? इन सब सवालों का जवाब देती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लागल लागल झुलनिया में धागा पर लमकल कत्ता चला। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। जैसे ही सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी और जीप में बैठकर यात्रा की शुरुआत की, राजनीतिक पंडितों और चुनावी विश्लेषकों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी से इसकी तुलना शुरू कर दी। राहुल अखिलेश की यात्रा के वोट समीकरण के बहाने बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी का सियासी प्रयोग वाला फॉर्मूला निकाला जाने लगा। हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। जो लोग वोट की डकैती कर रहे हैं, सबक सिखाइएगा, नया सरकार बनाइएगा। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के केंद्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी वाले आरोप हैं। वोट चोरी के आरोपों पर दिल्ली में कई फैक्ट फाइल खोलने के बाद राहुल गांधी बिहार में यात्रा के जरिए इस मुद्दे को नई धार देने के इरादे से सड़कों पर उतरे हैं। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर अब ये काफिला चल पड़ा है। देखिए, ये आप देख रहे हैं हाइब्रिड यात्रा। एक तरीके से राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव को इस वक्त आप देख रहे हैं, और किस तरीके से जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। सासाराम को चुना गया है, दलित बाहुल्य ये पूरा इलाका है, और कांग्रेस कोशिश कर रही है दलितों को, पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने की। किस तरीके का समर्थन इस पूरी वोटर अधिकार यात्रा को मिल रहा है। छतों पर आपको लोग नजर आएंगे, बहुत ऊपर से आप देखिए ये पूरा जो इलाका है, किस तरीके से इस काफिले को देखने के लिए बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहा था। करीब 16 दिनों तक ये यात्रा चलनी है, जिसका समापन पटना में गांधी मैदान में एक रैली के साथ होना है। लेकिन उससे पहले पूरी कोशिश की जा रही है जनता के बीच जाने की, उनको ये समझाने की कि किस तरीके से उनका एक एक वोट जरूरी है। यात्रा की शुरुआत के मौके पर सासाराम में मंच पर कुछ लोगों को भी खड़ा किया गया, जिनकी टी शर्ट पर लिखा था, मेरा वोट चोरी हुआ है। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। हालांकि इस यात्रा का एक मकसद महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन भी है। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष वोट चोरी वाले आरोपों की लड़ाई को संविधान बचाने के नैरेटिव से जोड़ रहा है। ये वही नैरेटिव है जो राहुल गांधी और विपक्ष ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए को घेरने के लिए तैयार किया था। सासाराम में भी राहुल गांधी ने जब अपने भाषण की शुरुआत की तो सबसे पहले संविधान की किताब हाथ में दिखाई। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। इसके बाद कहा कि वो किसी भी कीमत पर बिहार की जनता का वोट चोरी नहीं होने देंगे। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव
लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। राहुल से पहले तेजस्वी यादव ने भी संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर एनडीए सरकार और चुनाव आयोग को घेरा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में वोट चोरी नहीं बल्कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग वोटों की डकैती कर रहा है। आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव के कुछ शब्दों की आज काफी चर्चा हो रही है, जिनमें उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ हमला बोलते हुए चूना, खैनी और मिर्ची का प्रयोग किया है। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन गांव देहात का बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। इसलिए बिहार में हम लोग बेईमानी नहीं होने देंगे। महागठबंधन को लगता है कि एसआईआर और वोट चोरी के तौर पर उन्हें ऐसा मुद्दा मिला है जो बिहार की सत्ता में उन्हें वापसी का मौका दे सकता है। यही वजह है कि राहुल और तेजस्वी के साथ लालू यादव ने भी दम दिखाया है, वो भी तब जब उनका स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है। किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना। सब लोग एक हो जाइए, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिल करके एकजुट होके इसको उखाड़ के फेंकिए। इस बीच सासाराम से यात्रा की शुरुआत करने के पीछे भी राहुल गांधी की एक खास रणनीति है। राहुल गांधी की कोशिश बिहार में दलित पिछड़े तबके को कांग्रेस के साथ जोड़ने की है। सासाराम दलितों का गढ़ माना जाता है। बाबू जगजीवन राम और उनकी बेटी मीरा कुमार यहीं से चुनकर सांसद बनते रहे हैं। मुस्लिमों के साथ दलित भी बिहार में कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक रहा है। हालांकि उसका बड़ा हिस्सा जेडीयू और बीजेपी के साथ जा चुका है। ऐसे में अब राहुल गांधी की कोशिश इस वोट बैंक को दोबारा अपने पाले में लाने की है। असर बहुत ज्यादा है क्योंकि एक हक जो हम सबका है हमारे हाथ में, 5 साल में एक बार उस हक को हम इस्तेमाल करते हैं, वही अगर चोरी हो जाए, वही छीन लिया जाए तो हमारे पास बचेगा क्या? न ढाल न तलवार। नायक नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो आह्वान किया है कि लोगों का वोट चोरी नहीं चलेगी, देखिए आज जनता उसका कितना जन समर्थन, अपार जन समर्थन प्राप्त है और 2025 में इसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना। दूसरी तरफ राहुल तेजस्वी की यात्रा के खिलाफ एनडीए हमलावर है और इसे फ्लॉप शो बता रहा है। चुनाव का समय है, फोटो अपॉर्चुनिटी, मीडिया में आना, टेंट लगा देना, कहीं बैठ जाना, इसी सब के लिए आया है। लेकिन लोकसभा में भी लोगों ने देखा है और अगले विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा बिहार की जनता एक साथ है, कहीं दाएं बाएं नहीं होने वाली। फिलहाल राहुल तेजस्वी की यात्रा ने बिहार के सियासी गलियारों का तापमान काफी बढ़ा दिया है। अगले 16 दिन प्रदेश की राजनीति में काफी अहम रहने वाले हैं। हर दिन पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत में उबाल लाने वाले दृश्य बिहार की धरती से दिखने वाले हैं। राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से यात्राओं वाले सियासी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना शुरू किया है। माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी को इसका चुनाव में फायदा भी हुआ है।
अब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा प्रदेश के 25 जिलों से गुजरने वाली है। चुनाव से पहले 25 जिलों का दौरा कर राहुल गांधी महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाना चाहते हैं। बिहार चुनाव में वोटों के मद्देनजर ये 25 जिले क्या अहमियत रखते हैं, इसके अलावा आज जब राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है, तब दिल्ली में चुनाव आयोग की तरफ से विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया गया है और राहुल गांधी को आरोपों पर हलफनामा देने के लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। जिस दिन राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के तहत बिहार में सड़कों पर उतरे, उसी दिन दिल्ली में चुनाव आयोग विपक्ष के वोट चोरी वाले आरोपों पर सफाई देने मीडिया के सामने आया। चुनाव आयोग की तरफ से विपक्ष के आरोपों को झूठा करार दिया गया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की बात आगे करेंगे। पहले आपको राहुल गांधी की यात्रा का वोट वाला गणित बताते हैं। ये राहुल गांधी की यात्रा का रूट मैप है जो 25 जिलों से होकर गुजरने वाली है। सासाराम से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इन 25 जिलों में विधानसभा की 183 सीटें आती हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में इनमें से 103 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती, जबकि 76 सीटें महागठबंधन ने जीती। राहुल गांधी की ये यात्रा सीमांचल के कुछ इलाकों से भी होकर गुजरने वाली है, जिसमें पूर्णिया, अररिया और कटिहार शामिल हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कटिहार सीट कांग्रेस ने जीती थी, जबकि पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव चुनाव जीते, जो अब कांग्रेस के साथ हैं। सीमांचल मुस्लिम बहुल आबादी वाला क्षेत्र है। ऐसे में सासाराम से होते हुए सीमांचल से गुजरकर राहुल गांधी मुस्लिम दलित वोट बैंक को साथ जोड़ने की कवायद कर रहे हैं। बीजेपी तो ये कह रही है कि आप भ्रमित कर रहे हैं, चुनाव भी कह रहा है भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित है। 65 जो वोटर लिस्ट काटे गए, ये भ्रमित है। हम कर रहे हैं, तुम्हारा लिस्ट है और तुम ही वेबसाइट पे डालने को डर रहे। देश के गरीब लोगों के वोट काट रहे हो, जो अनुसूचित जनजाति के लोगों का वोट काट रहे हैं। कांग्रेस को वोट चोरी वाले आरोपों में बिहार जीत की संजीवनी नजर आ रही है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल गलत है। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी। चुनाव आयोग राहुल गांधी से आरोपों पर हलफनामे की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि उसकी तरफ से कई हलफनामे पहले से ईसी को दिए गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। उधर चुनाव आयोग की सफाई पर बिहार की जनता क्या बोल रही है, वो आपको सुनाते हैं। वोट चोरी की जो बात है ये 110% सत्य है। इस पर आपको यकीन? बिल्कुल, लेकिन राहुल गांधी ने आवाज उठा करके शायद बिहार के नक्शा को बदलने का काम। बिहार में ये मुद्दा प्रभावी होगा, आप लोग मानते हैं? एकदम बिल्कुल प्रभावित होगा। ये पूरे देश का मामला है, ये अधिकार का मामला है। लोकतंत्र में वोट का सबसे बड़ा अधिकार होता है और वोट का जो अधिकार जब छीन जाए तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। वो इस व्यक्ति का जीवन का सबसे बड़ा चीज निकल जाता है। इस सब के बीच अब आपके लिए राहुल की यात्रा वाली रणनीति डिकोड करते हैं। वोटर अधिकार यात्रा से पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल चुके हैं। 2022 से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी ने लोकसभा की 71 सीटों को कवर किया। 2024 में 71 में से 56 सीटों पर कांग्रेस से चुनाव लड़ा और 23 सीटों पर जीत हासिल की। 2019 में कांग्रेस से इन 71 सीटों में से 65 पर चुनाव लड़ा था और 15 सीटें जीती थी। इसके बाद जनवरी 2024 से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के तहत राहुल गांधी ने 82 लोकसभा सीटों का सफर तय किया। इनमें से कांग्रेस से 49 सीटों पर चुनाव लड़ा और 17 सीटों पर जीत हासिल की। इससे पहले 2019 में कांग्रेस ने 71 पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 6 सीटें जीती थी। गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। फायरिंग की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ले ली है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर
भाऊ गैंग ने एल्विश को बेटिंग ऐप का प्रचार नहीं करने की धमकी दी है। लेकिन सवाल यहां यह है कि क्या यह मामला बेटिंग ऐप से ही जुड़ा हुआ है या इसके पीछे कुछ और ही खेल है, क्योंकि कुछ दिन पहले एल्विश के दोस्त सिंगर फाजिल पोरिया पर फायरिंग की खबर सामने आई थी, आपको याद होगा। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस फायरिंग का मकसद बेटिंग ऐप का प्रचार रोकना है या फिर बदमाश डर का माहौल बनाकर फिरौती का खेल खेलना चाहते हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में ये आलीशान मकान फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस OTT विनर एल्विश का है। रविवार सुबह 2 अज्ञात बदमाशों ने एल्विश के घर के बाहर एक के बाद एक करीब 25 राउंड फायरिंग की। एल्विश के घर के बाहर फायरिंग की तस्वीर सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है, कौन है एल्विश का दुश्मन? फायरिंग के पीछे क्या था बदमाशों का मकसद? फायरिंग करने वाले बदमाश कौन थे? इन सवालों के जवाब हम आपको आगे देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको 3 कैमरों की मदद से दिखाते हैं एल्विश के घर के बाहर आखिर हुआ क्या। पहले कैमरे में बदमाश सामने से आते दिखाई देते हैं। तीनों बदमाश एक बाइक पर सवार हैं। एक बदमाश ने चेहरे को गमछे से ढका है, बाकी 2 ने हेलमेट पहना है। दूसरे कैमरे में तीनों बदमाश एक गली के सामने से गुजरते दिख रहे हैं। तीसरे कैमरे में 2 बदमाश एल्विश के घर के बाहर अंधाधुंध गोली चलाते नजर आ रहे हैं। गोलियों की ये तड़तड़ाहट सुनकर कोई भी खौफ से भर जाए। यहाँ पर पहुंच करके वो जो 3 में से जो तीनों हैं वो अपनी बाइक को छोड़ देते हैं। इसके बाद एक जो बदमाश है वो बाइक पर ही बैठा रहता है, जबकि बाकी के जो 2 बदमाश हैं यहाँ से पैदल चलते हुए तकरीबन 80 मीटर की दूरी पर जो एल्विश यादव का घर है, जिसकी बिल्डिंग आपको सामने दिख रही है, वहाँ तक जो है वो पैदल जाते हैं। यहाँ बाइक जो है वो अपनी पीछे छोड़ देते हैं और जो दोनों हमलावर है वो इस तरीके से पैदल चलते हुए यहाँ पर जो एल्विश यादव का घर है, एल्विश यादव के घर के बाहर जो है वो पहुँचते हैं। और दूर से ही नहीं बल्कि सीधे जो मेन एंट्रेंस है एल्विश यादव के घर का, उस मेन एंट्रेंस पर जो 2 हमलावर हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ पर पहुँचने के बाद सीधे ऐसा हाथ करके अपनी जो उनके पास जो वेपन था, जो गन उनके पास मौजूद थी, उस गन से सीधा निशाना लगा करके ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो करना शुरू कर देते हैं। बदमाशों ने देखते ही देखते करीब 25 राउंड गोलियां एल्विश के घर के बाहर दाग दी। इस दौरान एक बदमाश तो घर के गेट पर ही खड़ा होकर गोलियां चलाने लगा। पर कि पूरे घर पर गोलियों के जो निशान हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम सबसे पहले आपको जो पहली मंजिल है, पहली मंजिल पर ताबड़तोड़ तरीके से जो है वो अंधाधुंध फायरिंग यहाँ पर अज्ञात हमलावरों की ओर से की गई है और इसके जो निशान हैं वो अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और देखिए आपकी ये जो फर्स्ट फ्लोर की जो सीलिंग है, उस सीलिंग पर भी आप देखिए कि जो सीमेंट की जो वॉल है, उस सीमेंट की वॉल पे किस तरीके से जो होल है वो यहाँ पर बना हुआ है। और ये यहाँ पर गोलियां जो हैं वो दागी गई हैं। मौके से आपको बता दें कि 2 दर्जन से भी ज़्यादा जो खोखे हैं वो यहाँ पर बरामद किए गए हैं। और जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से लेकर के जो पहली मंजिल है, पहली मंजिल पर तो अंधाधुंध गोलियों के निशान दिख ही रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है कि एल्विश यादव जो है वो 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर पे आमतौर पे रहा करते थे, तो 2nd फ्लोर की कुछ जगहों पर भी जो है वो यहाँ पर फायरिंग के जो निशान है, जो होल्स हैं वो भी यहाँ पर साफ तौर पे जो है वो देखने को मिल सकते। गोलियां चलाने के बाद बदमाश बाइक पर सवार होकर भाग गए। बताया जा रहा है कि जिस वक्त बदमाशों ने फायरिंग की इस वारदात को अंजाम दिया, घर में एल्विश नहीं थे, लेकिन बाकी पूरा परिवार मौजूद था। सभी सो रहे थे। गोलियों की आवाज सुनकर सब हड़बड़ाहट में जागे और सीसीटीवी खंगाला। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। आनन फानन में पुलिस एल्विश के घर पहुंची और गोलियों के खोल जब्त कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी भी खंगाल रही है। उस वक्त आप क्या कर रहे थे और किस तरीके से आपकी नींद खुली, और जब आपकी नींद खुली तब आपने क्या देखा? जब तक तो जा चुके थे वो, तब आए नीचे, भाई क्या हुआ है,
लगा, हमें देखा कि बाहर सड़क पे कुछ खोल भी पड़े हुए हैं, जैसे बाहर आके देखा तो अंदर भी कुछ देखा कि कुछ हुआ है। फिर हमने अपना CCTV खंगाल लिया, उसमें पता लगा, फिर पुलिस को खबर कर दी। जैसे पता लगा कि गोली चली है तो भाई पुलिस को खबर कर दी। एल्विश से आपकी बात हुई है? हाँ, होगी मेरी बात। गुरुग्राम पुलिस और एल्विश के परिवार के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर गोली चलाई किसने, क्योंकि इससे पहले एल्विश को किसी तरह की धमकी नहीं मिली थी। पुलिस इस सवाल की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही थी। उसके सामने एक नया नाम आ गया। ये नाम था हिमांशु भाऊ का, जिसके गैंग ने एल्विश के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में गैंगस्टर नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटौलिया ने कहा, एल्विश ने बैटिंग ऐप प्रमोट कर कई घर बर्बाद किए, इसलिए उस पर फायरिंग की गई। नहीं पता ये भाऊ कौन है, जैसे पता लगेगा भाई मेरा इन गैंगों से मुझे नहीं पता कौन है। कि बेटिंग ऐप को प्रमोट कर रहा था मुझे, मैं कह रहा मेरा इन टेक्निकल चीजों में कोई रुझान नहीं है, ना मुझे नॉलेज नहीं है। इस घटना के बाद गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग की खबर सामने आई थी और अब एल्विश के घर के बाहर दिन दहाड़े फायरिंग की तस्वीर सामने आई है। अपराध दर में हरियाणा नंबर 1 बन गया है। ये केंद्र के गृह मंत्रालय के क्राइम ब्यूरो के आंकड़े बता रहे हैं। और हरियाणा सरकार द्वारा गठित की गई STF स्पेशल टास्क फोर्स बता रही है कि हरियाणा के अंदर 80 गैंग खुलेआम फिरौतियां मांगते घूम रहे हैं, कहीं विदेशों से, कहीं जेलों से। तो आज डर खुल गया है। एल्विश के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद परिवार के साथ साथ एल्विश के फैंस भी परेशान हैं, क्योंकि गुरुग्राम में सोशल मीडिया स्टार्स पर हो रहे हमलों के बाद सवाल उठने लगे हैं कि अब एल्विश गैंगस्टर्स का अगला निशाना है। दूसरी बात है कि ना तो हमारे आज तक किसी दुश्मनी है, ना ही कोई हमारे पास कोई ऐसा मैसेज आया है कि भाई मान लो जो आपका अगला क्वेश्चन होता है मैं पहले बता देता हूँ, आज तक तो है नहीं। अब हुआ ये है कि भाई हमें भी अचंभा ही हो रहा है कि क्यों हो गया, और शायद कई दिन तक नींद भी ना आए। अपने बच्चे का सवाल है, आपको पता ही कि बच्चा जो है यूट्यूबर है। कि जिस गन का इस्तेमाल किया गया है वो बेहद सोफिस्टिकेटेड वेपन जो है वो इस घटनाक्रम में अंजाम दिया गया है। पूरी की पूरी जो मैगजीन है वो हमलावरों ने खाली कर दी है। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम आज सुबह सुबह गुरुग्राम में हुआ। और तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते चलें, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसके बाद सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगा दी गई है। CP राधाकृष्णन का नाम सामने रखा गया है। खुद बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा ने इस बाबत जानकारी दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हालांकि JP नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हुए कहा था कि NDA के तमाम सहयोगियों की तरफ से इस नाम पर हम सभी मुहर लगाते हैं, हमारा पूरा सहयोग है। आपको बता दें CP राधाकृष्णन मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, वो झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं। इसके अलावा तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी CP राधाकृष्णन रह चुके हैं। बीजेपी के वेटरन लीडर आप उन्हें कह सकते हैं, जिनके नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लगा दी गई है। तो NDA की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार होंगे उनका नाम CP राधाकृष्णन है। ये तमाम जानकारी खुद JP नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सामने रखी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। जाते तक बड़ा अच्छा देखा था सारा कुछ, आते हुए जिस जगह पहचान ही नहीं आ रही है। यहाँ जान गई है 13 लोगों की, यहाँ की इस गांव की 13 लोगों की जान गई है। इतना तो भाई हमने कभी भी देखा नहीं। पानी अंदर की तरफ घुस गया, रोड का कोई नामो निशान नहीं बचा है। बहुत भयंकर रूप है खट का, देखो रुद्र रूप में आ गई खट। देखो अब तो बहुत मुश्किल हो गया, भगवान अब कहाँ जाए। पूरी नाला के बाहर की स्पीड में गाड़ी आती हुई और ये देखिए घर को भी खतरा हो चुका है और नाले ने अपना फिर से एक बार रुख बदल दिया। देखो
सावन बीत गया, लेकिन आसमान से बरसती आफत थमने का नाम नहीं ले रही। पहाड़ आज भी बादलों की मार झेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की वादियों से लेकर शिमला की चोटियों तक, मंडी से कांगड़ा की घाटियों तक, हर ओर आसमान से मौत बरस रही है। कहीं बादल फटकर गांव को निगल रहे हैं, तो कहीं ब्यास और सतलुज जैसी नदियां उफान मारकर घरों तक धावा बोल रही हैं। पहाड़ों की ये जन्नत जो सैलानियों का सपना थी, अब बादलों के कहर से डर का दूसरा नाम बन गई है। कल देर रात भी जम्मू कश्मीर के कठुआ और हिमाचल के मंडी में बादल फटा। तब भी तो हम इसे कह रहे हैं, जन्नत पर जल अटैक। जिसने भी जन्नत की इन तस्वीरों को देखा, यकीन नहीं हुआ। किश्तवाड़ का ये वीडियो ज़हन से उतरता नहीं है और मन में यही सवाल उठता है कि आखिर ये तबाही रुकती क्यों नहीं। जन्नत पर जल अटैक की ऐसी तस्वीर हर किसी को दहला रही है। घाटी की नदियां ऐसी खूबसूरत होती हैं, लेकिन गुरुवार के दिन 10 से 20 फीट ऊंचाई तक का पानी लेकर नदी आई और प्रलय मचाकर चली गई। पानी में गाड़ियां ऐसी बहीं जैसे खिलौने हों। उस तबाही से जन्नत उबरा भी नहीं है कि 250 किलोमीटर दूर जम्मू के कठुआ में देर रात बादल फटा। भीषण बारिश ने कठुआ की सूरत बिगाड़ कर रख दी। मौत के बादल पहले किश्तवाड़ में फटे और अब कठुआ में। कठुआ जिले में राजबाग के जोड़ घाटी गांव की ये तस्वीर है। जमीन आपको दिखाई नहीं देगी, सिर्फ कीचड़ और मलबा। और ये तस्वीर कलेजा चीर देने वाली है। मलबे में फंसी महिला को बचाने की कोशिश हो रही है। सीने तक महिला कीचड़ में धंसी हुई है। ठीक है कोई बात और बाकी एक एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। सेना, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक इस मलबे में 7 जान जा चुकी थी। लगातार एसडीआरएफ की टीमें जो हैं राहत और बचाव के कार्य में यहाँ पर लगी हुई हैं और कई लोग यहाँ पर घायल हैं और अभी बताया जा रहा है कि कई लोग जो हैं वो मलबे के बीच यहाँ पर फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने की लगातार कोशिश जो है पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें जो है यहाँ कर रही हैं। सर, कितना मशक्कत हो रही है इस राहत और बचाव कार्य में? अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सामान वगैरह का जो है और भी वगैरह जहाँ पे ना हो उसे निकाल दें। यहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर दूर जंगलोट इलाके में बादल फटा था। धमाके जैसी आवाज सुनी गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले पूरा पहाड़ टूटकर इन घरों पर आ गया। 10-12 घर मलबे की चपेट में आ गए। कठुआ में देखे रात से हेवी रेन हो रहा था। लैंडस्लाइड होने की वजह से 7 लोगों की जान गई है। पूरा वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा। कुछ लोग जो है उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि वहाँ से एक्सेसिबिलिटी कट है। ये जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे है जो टूट टूट कर पानी में ऐसे मिल रहा है जैसे कुदरत की बादशाहत के सामने पत्थर मौन पड़े हों। अचानक तेज पानी आया और सड़क का एक हिस्सा बहाकर ले गया। जम्मू कश्मीर को देश से जोड़ने वाली मुख्य सड़क का यह हिस्सा है। तेज पानी का बहाव नेशनल हाईवे की मिट्टी को काट रहा है और इसकी वजह से सड़क के बह जाने का खतरा मंडराने लगा है। लगातार बारिश होने की वजह से कठुआ में नदी नाले उफान पर हैं और कई जगहों पर इसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। रेलवे ट्रैक, हाईवे
पुलिस स्टेशन, शहर, चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। शहरों के भीतर सैलाब ऐसे घुसा जैसे कोई बांध टूटा हो। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है क्योंकि कुदरत सड़कों पर कोहराम मचा रही है। कठुआ में बादल फटने के बाद एक एक तस्वीर तबाही की गवाही दे रही है। आने वाले दिन और ज्यादा तबाही की आशंका जता रहे हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 17 से 19 अगस्त तक तेज बारिश की आशंका जताई है। जम्मू से लेकर राजौरी, पुंछ, कठुआ और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बादल फटने और लैंडस्लाइड की चेतावनी है। यानी किश्तवाड़ से कठुआ तक जो तबाही दिखी है उसका दौर अभी जारी रह सकता है। धरती की जन्नत अगर कश्मीर है तो हिमाचल की वादियां भी किसी जन्नत से कम नहीं मानी जाती। लेकिन इस जन्नत के दिल में बसा मंडी इस साल मानो कुदरत के प्रकोप का दूसरा नाम बन गया है। पहाड़ों की गोद में बसा ये शहर कभी सैलानियों के लिए सुकून का ठिकाना था, लेकिन अब ये लगातार तबाही की कहानियों का गवाह बन रहा है। कल रात का बादल फटना इसी सिलसिले की ताजा कड़ी है, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि जन्नत पर भी सितम की आंधियां रुक नहीं रही हैं। साल की सबसे पहली आपदा हिमाचल के मंडी में ही आई थी। जून में मंडी में बादल फटा था। महीने बीत रहे हैं लेकिन मंडी पर आफत के बादल बरसने कम नहीं हो रहे। हणोगी की ये तस्वीर है। पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गिरा। ये मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 21 है, जहां पहले भारी भरकम चट्टान हाईवे पर गिरी और उसके बाद पहाड़ के टुकड़े दरक कर गिरने लगे। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अगर कोई इसकी जद में आता तो बचना मुश्किल था। भारी बारिश से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं और सफर जोखिम से भरा है। मंडी जिले में दुर्ग विधानसभा क्षेत्र की स्नोर घाटी की ये तस्वीरें हैं। हरे भरे पहाड़ों के बीच तबाही का रास्ता साफ दिख रहा है। जन्नत जैसी खूबसूरती को चीरती ये तस्वीर है। यहां एक साथ 2 जगह बादल फटे। कल रात से हो रही बारिश में मकानों के बीच खड्ड का ये रौद्र रूप आप देख रहे हैं। घर बौने हुए जा रहे हैं और कुदरत के कहर के आगे बेबस है जिंदगी। उत्तर शाल में भारी बारिश के बाद नाले उफान पर हैं। शाला नाला में बादल फटने के बाद शाला पुल को भी बारिश का पानी बहा कर ले गया। जो शारागढ़ वाला पुल है उसको खड्ड ले गई और भारी खड्ड आ गई। बहुत भयंकर रूप है खड्ड का। देखो रुद्र रूप में आ गई खड्ड। देखो अब तो बहुत मुश्किल हो गया भगवान, अब कहाँ जाए। मटमैले पानी ने यहीं का जिंदगी का रंग खराब कर दिया है। मंडी जिले में पधर उपमंडल के आरंग इलाके में खड्ड के बहाव ने जीवन को जकड़ लिया। तेज बहाव ने घरों, गौशालाओं और खेतों को तबाह कर दिया। खड्ड के तेज बहाव के साथ लगते घरों को खतरा पैदा हो गया है। आरंग स्कूल बाढ़ की चपेट में आ गया। स्कूल कैंपस में चारों तरफ सिर्फ मलबा बिखरा पड़ा है। गनीमत रही कि छुट्टी होने की वजह से स्कूल में कोई मौजूद नहीं था, वरना क्या हो सकता था इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि स्कूल में मौजूद चौकीदार ने पिछले दरवाजे से भागकर जान बचाई। बगल से ये नाला आप गुजरता देख रहे हैं। इसमें इतना मलबा आया कि उसने रुख बदल दिया और स्कूल को अपनी चपेट में ले लिया।
उत्तरशाल क्षेत्र के बथेरी, आरंग और बागी नाला में भारी बारिश के कारण आई फ्लैश फ्लड से पुल, स्कूल, पंचायत घर, लोगों के घरों और दुकानों को काफी नुकसान हुआ है। पहाड़ के टुकड़े थोड़ी देर में टूट कर गिर रहे हैं। जान के नुकसान की अभी तो कोई खबर नहीं है, लेकिन 3 घर सैलाब की जद में आ गए और 7 गौशालाएं बर्बाद हो गईं। पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिरा और मीलों लंबी गाड़ियों की कतार लग गई। सड़कों पर पत्थर मलबा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जब तबाही आई होगी तो क्या रूप रहा होगा। द्रंग के ही टकोली में 4 लेन पर बादल फटा, नतीजा पानी और मलबा चारों तरफ एक साथ आ गया। शालानाल नाले में बादल फटने से तबाही मच गई। साइड से और पानी अंदर की तरफ घुस गया था। रोड का कोई नामो निशान नहीं बचा है। घरों के बीच से पानी की धारा ऐसे बह रही है जैसे कुदरत ने अपना हिस्सा मांग लिया हो। और ये देखिए घर को भी खतरा हो चुका है और नाले ने अपना फिर से एक बार रुख बदल दिया। देखो बड़े बड़े आलीशान मकान की नींव से गुजरता पानी का ये शोर डरा रहा है। गाड़ियां लग रही हैं जैसे दुबक गई हूं, क्योंकि पानी मनमानी पर उतर आया है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली कटौला तहसील में बहुत से स्थानों पर फ्लैश फ्लड की घटनाएं दर्ज की गई हैं। जिस कारण नदी नालों में अचानक पानी बढ़ा और उसके साथ लगती जमीनों और घरों को आगोश में लेना शुरू कर दिया। पहाड़ के बीच में गाड़ी फंस चुकी है। सिर्फ मंडी जिले में बारिश की वजह से 175 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर, पानी के नल पर भी असर हुआ है। मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही और मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि सितंबर के महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। ऐसे में लगता है कि बादलों का अंजाम दिखना अभी बाकी है। सिर्फ मंडी ही नहीं, हिमाचल के पहाड़ रौद्र रूप धारण किए हुए हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला कुदरत की आपदा झेल रही है। सतलुज नदी ने कोहराम मचा रखा है। हाईवे के हिस्से ऐसे कट रहे हैं जैसे नदी अपना हिस्सा मांग रही हो। तो कांगड़ा में बहुमंजिला इमारत को पानी निगल रहा है। पहाड़ों की रानी, हिमालय का मोती, देवभूमि का मुकुट, बर्फ की चादर में लिपटी जन्नत, शिमला के लिए उपमाओं की कमी नहीं है। लेकिन कुदरत जब आक्रोश में आती है तो सड़कें इसी तरह सरेंडर कर देती हैं। शिमला से 50 किलोमीटर दूर मशहूर गर्म पानी की झील जिस तत्ता पानी में है, वहां पर सतलुज नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और नतीजा ये हुआ कि करसोग शिमला रोड खतरे की जद में आ गया। सतलुज के तेज बहाव में तत्ता पानी पुल के पास मेन रोड का एक हिस्सा नदी में बह गया और लोग जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। यही हाल सुन्नी इलाके का है, जहां मंडी के करसोग इलाके से जोड़ने वाला पुल पूरी तरह से आने जाने के लिए असुरक्षित हो गया। पानी पुल से 4 फुट ऊपर से बहने लगा तो उसे बंद करना पड़ा। हम सुन्नी में हैं इस वक्त। सतलुज नदी है और सतलुज अपने बिल्कुल रौद्र रूप में है। बहाव जो है सतलुज का कितना खतरनाक है। पुल के हालात आप देखेंगे, पिछले कल इस पुल के ऊपर से भी 4 फीट तक पानी जो है वो जा रहा था और पूरा का पूरा पुल देखेंगे आप, अब ये अनसेफ हो गया है। इस पुल पे जो है लकड़ियां ही लकड़ियां भरी पड़ी हैं। शिमला के गुम्मा में भी गुरुवार को बादल फटने से भारी तबाही आई थी। नौती खंड में बाढ़ आने से गुम्मा को जाने वाली सड़क पूरी तरह से बह गई। गुम्मा से आने वाले लोग जान जोखिम में डालकर पाइप और पेड़ की टहनियों से बनाए पुल से रास्ता पार करने को मजबूर हुए। गुम्मा में है इस वक्त हम और आप देख सकते हैं लोग किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर जो है इस सड़क के इस स्ट्रेच को क्रॉस कर रहे हैं। ये नौटी खड्ड है दरअसल जो है, जिसमें भारी उफान आया था, जिसकी वजह से ये तमाम जो सड़क है ये बह गई है और सड़क बहने की वजह से इस हिस्से को जो है क्रॉस कर रहे हैं। हिमाचल के सबसे बड़े जिले कांगड़ा की ये तस्वीरें हैं। पौंग बांध से छोड़े पानी ने चंद सेकंड में आफत की शक्ल ले ली।
ब्यास नदी ने इस बहुमंजिला इमारत को लील लिया। अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रभावित इलाकों से लोगों को हटाने का काम शुरू हो गया। उत्तराखंड के गढ़वाल में भागीरथी नदी के किनारे पर बसा उत्तरकाशी के गंगा घाटी से लेकर यमुना घाटी में देर रात से हो रही बारिश से सड़क का 5 मीटर हिस्सा धंस गया। सड़क हिस्सा भागीरथी नदी की तरफ धंसने से सड़क भी खोखली हो गई। जिन पहाड़ों को लोग जन्नत कहकर देखते हैं, वहां हर दिन मौत और तबाही का मंजर कुदरत लिख रही है। सवाल यही है कि क्या इंसान की लापरवाहियां इस जन्नत को जहन्नुम में बदल रही हैं, या फिर ये पहाड़ खुद हमें चेतावनी दे रहे हैं कि सितम अभी बाकी है। इसी के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।